नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि परिवर्तन निदेशालय के जो कार्रवाई है नेशनल हेराल्ड केस में और टीएसी एमएससी यानी कि तमिलनाडु मार्केटिंग के केस में क्या है ये सारा मामला और कोर्ट में अब जवाबदेही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की है। ये सारा मामला क्या है इसके बारे में जानकारी करेंगे। पहले हम नेशनल हेराल्ड मामले को डिस्कस करेंगे और फिर तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले अगर हम देखें 15 सालों से कि सत्ता में 150 करोड़ रुपए का 5 सितारा पार्टी ऑफिस बनाने वाली भाजपा ईमानदारी का राग अलापती है और आजादी से अब तक सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस पार्टी जो अभी तक एक एमपी को एक मिलने वाले एक मामूली बंगले अकबर रोड से अपना ऑफिस चला रही है, उसे बेईमान और भ्रष्ट बता रही है। तो ये बड़ा विचित्र मामला है। आपने देखा गुजरात के मामले में, गुजरात में 99% जो चंदा इकट्ठा होता है वो भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कॉर्पोरेट्स का सारा जो वित्त पोषण है वो भारतीय जनता पार्टी की पार्टी को होता है। सुप्रीम कोर्ट तक उसको अवैध करार दे देती है और कांग्रेस पार्टी को भ्रष्ट बताती है। जब जब इलेक्शन आते हैं, बिहार के इलेक्शन नजदीक हैं, उसके बाद गुजरात के भी इलेक्शन आने हैं, तो कहीं जब जब चुनाव आते हैं इस तरीके की कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं कि हम तो इनके एसेट्स अटैच कर देंगे। जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड की कंपनी को यंग इंडिया ने टेक ओवर किया, जिसकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी डायरेक्टर्स हैं, वो अरेस्ट हो जाएंगे। और कुछ नहीं तो फिर आप रॉबर्ट वड्रा को पकड़ लीजिए कि रॉबर्ट वड्रा ने राजस्थान में शेखपुरा में जो डील की थी, उसको कमर्शियल कराया था प्रॉपर्टी को, वो भी इलीगल है। इसमें पीएमएलए की धाराएं बनती हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक चार्जशीट फाइल की 9 अप्रैल 2025 में नेशनल हेराल्ड मामले में, जिसमें उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है। परिवर्तन निदेशालय का काम है कि जिस केस में एफआईआर दर्ज हो या कोई जांच एजेंसियों द्वारा जांच की गई हो, कोई चार्जशीट फाइल हो और उसमें कुछ ऐसे पिक्यूलियर तथ्य हों जिसमें पहले तो ड्रग से रिलेटेड और अब मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड पीएमएलए एक्ट का जो 45 क्लॉज है उसको मनी बिल के द्वारा पार्लियामेंट में बदला गया। उसमें ईसीआईआर की कॉपी मुहैया कराना अरविंद केजरीवाल केस में तय किया गया कि पहले तो ईसीआईआर की कॉपी नहीं दी जाती थी, मतलब कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जिसको हम एफआईआर कहते हैं नॉर्मल फौजदारी वाले मामलों में, तो ईडी वाले केसेस में ईसीआईआर फाइल होती है। उनका परिवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर्स होते हैं जो ईसीआईआर फाइल करते हैं, जो रिपोर्ट फाइल करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई जिसके खिलाफ ईसीआईआर फाइल है वो अपना बचाव पक्ष कैसे रखेगा, वो अपना बचाव कैसे करेगा, उसको ईसीआईआर की कॉपी दी जाए। क्योंकि आपको याद होगा शराब घोटाले में सत्येंद्र जैन को पहले हवाला केस में अंदर किया गया, फिर मनीष सिसोदिया को अंदर किया गया, फिर अरविंद केजरीवाल को अंदर किया गया और कोई उनको ईसीआईआर की कॉपी नहीं दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक नजीर सेट किया कि भैया देखिए ईसीआईआर की कॉपी तो आपको देनी पड़ेगी। अब इस नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे, जिन्होंने यंग इंडिया के द्वारा एसोसिएट जनरल लिमिटेड कोई कंपनी खरीदी थी, ईडी का यह कहना है दिल्ली राउस कोर्ट में जब एक केस फाइल हुआ सेक्शन 44 और 45 के प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, जिसमें संशोधन लाई गई है जब मनमोहन सिंह जब आपकी मोदी सरकार आई, उसमें संशोधन लाए गए मनी बिल के जरिए। उन्होंने कहा है कि एक्विजिशन ऑफ एसोसिएट जनरल लिमिटेड, जो यंग इंडिया लिमिटेड का जो एक्विजिशन हुआ 50 लाख रुपए में, उसमें 660 करोड़ की प्रॉपर्टी, जैसे 60 करोड़ की प्रॉपर्टी हम उसको अटैच करेंगे और टोटल वैल्यू जो एसोसिएट जनरल लिमिटेड की है वो करीब 2000 करोड़ रुपए की है, जिसको कम आका गया, 50 लाख में खरीदा गया। और इसमें मेजोरिटी शेयर होल्डर कौन है? सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी हैं। उनका स्टेक कितना है? 38% है। तो ये प्रोसीड ऑफ क्राइम डोनेशन, रेंट और एडवर्टाइजमेंट से जनरेट किया, ऐसा परिवर्तन निदेशालय का कहना है। कोर्ट अब इस पर फैसला करेगी। स्पेशल जज विशाल गोगने हैं जो शेड्यूल करेंगे इस हियरिंग को। 25 अप्रैल 2025 की डेट मुकर्रर हुई है और ये 2014 की कंप्लेंट है बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी की। और एक ट्वीट आता है सुब्रमण्यम स्वामी का, वो ये कहते हैं कि मोदी जी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बचा रहे हैं। क्या आप मान सकते हैं इस बात को? भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर ऐसी बात करते हैं। कांग्रेस के जयराम रमेश ने यह कहा कि यह वेंडेटा पॉलिटिक्स है, सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज है। प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट अंडर सेक्शन 44, 45 ऑफ द पीएमएलए एक्ट, जो मैंने बताया, इसमें संशोधन लाया गया जिसमें यह कहा गया, उसको और ड्रकोनियन बना दिया गया कि जहां भी अंदेशा हो कि मनी लॉन्ड्रिंग के यानी के बगैर टैक्स के पैसे से, काले धन से कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की गई है, कोई करप्शन का मामला है जिसमें सरकार में बैठे मंत्री या सरकार में बैठे ब्यूरोक्रेट्स कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं हवाले के जरिए, तो उसमें पीएमएलए एक्ट 45
लगता है 2002 का ये रूल है जिसको 2016 में अमेंड किया गया, और कमीशन ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग डिफाइंड अंडर सेक्शन 3, और इसको रीड किया जाता है सेक्शन 70 के साथ, पनिशेबल है सेक्शन 4 ऑफ द पीएमएलए एक्ट। नेशनल हेराल्ड जो है वो अखबार है जो एसोसिएट जर्नल लिमिटेड जो है उसको चलाती है। अब उसके ओनर्स यंग इंडिया लिमिटेड हैं। सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी के 38% जो है वो स्टेक है यंग इंडिया में, वो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। 12 अप्रैल को ईडी ने इस पे नोटिस सर्व किया और कहा कि हम 661 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी दिल्ली, मुंबई और लखनऊ की एक्वायर कर लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब जो है वो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर और एसोसिएट जर्नल लिमिटेड की वजह से। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि एजेएल यानी कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया ने नवंबर 2023 में यह क्लेम किया कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हैच की जा रही है, जिसमें कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी को चंद रुपयों में एजेएल द्वारा यंग इंडिया को बेचा जा रहा है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसमें। अब बात यह आ जाता है कि ये पैसा जो है यंग इंडिया ने कहां से जनरेट किया? अपनी कांग्रेस पार्टी से जनरेट किया। तो ये काला धन कैसे हुआ? एक कंपनी ने दूसरे कंपनी से अनुबंध किया। मैं मान सकता हूं कि आप दिल्ली में कह सकते हैं कि दिल्ली लखनऊ की प्रॉपर्टी का सर्कल रेट जो है उसके हिसाब से स्टैंप ड्यूटी चार्जेस पे होनी चाहिए, तो ये स्टैंप ड्यूटी का वायलेशन है। आप ये कह सकते हैं कि 50 लाख की प्रॉपर्टी ली गई, वायलेशन उसकी कौच है, तो इनकम टैक्स का मामला बनता है, कैपिटल गेन्स का मामला बनता है। आप उस पर तो बात कर सकते हैं, पर आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये अवैध पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी गई। अवैध पैसा जब है ही नहीं और बोरो करके पैसा जो है वो कंपनी खरीदी गई है, तो ये अवैध पैसे की बात कहां से आ जाती है? और तमिलनाडु का भी एक केस बड़ा विचित्र है। उसमें आज जो है कोर्ट्स में हियरिंग हो रही थी, मैं उसको फॉलो कर रहा था, तो कुछ मैं तथ्य आपके सामने रखूंगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑपरेट कैसे करता है, उससे थोड़ी क्लैरिटी आपको आएगी कि यंग इंडिया और एसोसिएट जर्नल केस में, नेशनल हेराल्ड के केस में क्या होने वाला है। एससी ने यह कहा कि पीएमएलए जो है वो सेफगार्ड करता है, करप्शन को रोकता है और भारत की जो हमारी प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको सुरक्षित करता है। ईडी उन रूल्स के तहत बहुत सारी चीजें कर रही है जिसमें ऑपोजिशन रूल स्टेट्स में सबसे ज्यादा उसका आक्रोश है। मद्रास हाई कोर्ट में सुनवाई हो रही थी कि ईडी एक्शन सडनली होता है तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन से पहले और हाहाकार मचता है। क्वेश्चन ये आता है, सवाल पूछा जाना चाहिए कि ये एलिगेशन तमिलनाडु एक्साइज डिपार्टमेंट के खिलाफ है या एक्साइज डिपार्टमेंट के किसी ऑफिसर के खिलाफ है? करप्ट कौन है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड किया तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को बगैर किसी बात के, बगैर किसी से बताए। तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया था 2023 में जिसमें कहा था कि सेंट्रल दिल्ली एक्ट में आप बगैर तमिलनाडु की सरकार को या एडमिनिस्ट्रेशन को इंफॉर्मेशन किए बगैर आप कोई सीबीआई, ईडी की कार्रवाई, सीबीआई की कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको जो भी कार्रवाई करनी है तमिलनाडु की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके ही करनी है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रेड किया पहले तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को, उसके बाद उसके वेरियस सेफगार्ड जो है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपने उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। तो मद्रास हाई कोर्ट में यह मामला जब जाता है टीएएसएमएससी, जिसका नाम है तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, तो टीएसी, टैस और मैक ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की एफआईआर मानी जाती हैं। पर उसमें सबसे बड़ा विचित्र मामला यह है कि एफआईआर इसमें रजिस्टर ही नहीं हुई। किसी अफसर के खिलाफ एफआईआर है तो बताइए। बचाव पक्ष ने पूछा मद्रास हाई कोर्ट में कि एफआईआर अगर प्रिवेंशन करप्शन एक्ट में रजिस्टर नहीं है, किसी अफसर का नाम नहीं है, तो किसी अननोन पर्सन के खिलाफ ईडी तुरंत ऐसे जाके वहां पे तमिलनाडु में कार्रवाई कैसे कर सकती है? किस अफसर के अगेंस्ट वो रेड हुई है? तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन तो सरकारी विभाग है, तो सरकारी विभाग में आप ऐसे रेड कैसे डाल सकते हैं? कौन वो ऑफिसर्स हैं, इनके नाम बताए जाए। ईडी सर्च जो है वो कंप्लीटली इलीगल है, बचाव पक्ष का ये कहना है, और इसके सेफगार्ड सेक्शन 17 और पीएमएलए में प्रोवाइडेड है और उसको वायलेट किया गया है। अब 2023 में स्टेट ऑफ तमिलनाडु ने कंसेंट विड्रॉ किया था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का, लॉ गवर्निंग सीबीआई। उन्होंने कहा था कि जो लॉ गवर्निंग सीबीआई है, जिसमें सीबीआई किसी भी स्टेट में जाके कार्रवाई कर सकती है, वो कंसेंट सब स्टेटों से लिया गया था। तमिलनाडु ने उस कंसेंट को विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा 14/6/2023 में उसके बाद सीबीआई कोई भी केस रजिस्टर नहीं कर सकती तमिलनाडु में। तो इसका मतलब यह है कि सीबीआई निष्क्रिय हो जाती है, उसके बाद तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन पे ईडी की रेड हो जाती है। गृह मंत्रालय के इशारे पे होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारे पे होगी, इसमें कोई दोषराय नहीं है। 14/6/2023 के बाद
क्योंकि सीबीआई इस पे कार्रवाई नहीं कर सकती थी तमिलनाडु के केस में, तो ईडी की इन्वेस्टिगेशन मार्च 2025 में शुरू हो जाती है। कोई एफआईआर रजिस्टर है कि नहीं है, अभी तक कोर्ट में उसकी कॉपी ईडी ने नहीं सप्लाई की है। कोई 2023 की एफआईआर्स हैं, वो सीधे स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन को इंडाइक्ट नहीं करते, पर जिनका भी वो नाम लिखा है, कोई भी रैंडम ऑफिसर्स का नाम लिखा है, उससे आप प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बना सकते। प्रेडिकेट ऑफेंस वो होता है जिसमें एफआईआर दर्ज हो, जांच एजेंसियों की जांच हो, बहुत कॉम्प्लेक्स वेब में मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट हो, ड्रग्स की डीलिंग हो, तब ईडी उसमें कार्रवाई करती है। ईडी उस केस को केस ऑफ इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस लेके उस पर कार्रवाई करती है। आज के जमाने में क्या होता है, तमिलनाडु की सरकार है, कर्नाटक की सरकार है, आपके ऑपोजिशन रूल्ड हिमाचल है, ईडी को भेज देते हैं, जाइए कार्रवाई करके आइए। क्यों करके आइए? आपके पास एफआईआर की कॉपी है, आपके पास जांच एजेंसियों की रिकॉर्ड है, आपने इस केस को किस लिए लिया, तो कोर्ट में आपको यह भी बताना पड़ेगा। मार्च 20 2025 को ईडी को एफआईआर की कॉपी देनी चाहिए थी, जब मार्च 20 को वो रेड करने गई है। कोर्ट को ये एग्जामिन करना चाहिए कि ईडी ऑपरेशन जो है वो बोनाफाइड है या कंप्लीट एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, कि पूरे प्रोसेस ऑफ लॉ को एब्यूज किया गया है। कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, बगैर एफआईआर के ये नहीं कहा जा सकता कि ईडी एक्शन जो है वो स्टेट की इन्वॉल्वमेंट के साथ हुआ है। स्टेट एक्शन जो है उसमें स्टेट को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते ईडी एक्शन में। तो इस तरीके से पहले आप एफआईआर दिखाइए, किस अफसर के खिलाफ एफआईआर है, क्यों आप कर रहे हैं। एफआईआर को डिस्क्लोज करना भी जरूरी है, क्योंकि इसको एग्जामिन करना पड़ेगा कि अगर वो ईडी का एक्शन है तो क्या ईडी का एक्शन जस्टिफाइड है उस एफआईआर से, क्या उसमें इस तरीके की कोई पिक्युलैरिटी या कोई ऐसा मनी लॉन्ड्रिंग या ड्रग्स चेंज का या ड्रग्स बेचने लेने का, खरीद बेच का कुछ ऐसा कोई सबूत है जिसकी वजह से ईडी का एक्शन हुआ है। जब तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिलेगी तब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो हर किसी मामले में अगर देखा जाए तो एफआईआर की कॉपी ही एक सेफगार्ड है, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट या प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई क्या नाम है, जायज है या नाजायज है। विजय मंडल केस में भी ये सेफगार्ड जो था वो यही था कि प्रेडिकेट ऑफेंस जो है वो एफआईआर में मेंशन होना चाहिए, जिसके बेसिस पे ईसीआईआर की कॉपी होनी चाहिए, एक्यूज को ईसीआईआर की कॉपी मिलनी चाहिए, और उसके बाद ही आप कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें दूसरी लिमिटेशन क्या है? दूसरी लिमिटेशन ये है कि जब एफआईआर रजिस्टर हुई थी तो वो जो एलिगेशन था उसका प्रूफ ऑफ एलिगेशन क्या है? क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है? अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, टैक्स इवेजन का केस है, तो वो अपीलेंट को जाएगा। अगर वो किसी मर्डर का या कोई डकैती का केस है तो वो तो वहां की स्टेट पुलिस देखेगी उसको। तो लिमिटेशन एफआईआर में ये भी होनी चाहिए कि एलिगेशन क्या है, प्रूफ ऑफ एलिगेशंस क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग नहीं तो ईडी का कोई मतलब ही नहीं है वहां पे होने का। अगर एलिगेशन है तो पुलिस और ईडी दोनों कार्रवाई कर सकती हैं। ईडी का एक्शन जो है वो विदाउट ज्यूरिडिक्शन थ्रेशोल्ड उनका बनता है कि नहीं बनता है, ये तब तय होगा कि प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या ड्रग्स बेच के उस पैसे को हवाला के थ्रू भेजा गया है। इन्हीं दो मामलों में ईडी कार्रवाई कर सकती है और किसी मामले में स्टेट एजेंसीज को सुपरसीड नहीं कर सकती। और तमिलनाडु की सरकार यही कर रही है, कह रही है कि पुलिस को सुपरसीड करके हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को छेड़ा गया है, हमें परेशान करने के लिए, हमें दुखी करने के लिए, हमें काम न करने देने के लिए। डिफेंस ये भी मेंटेन करता है कि अनलेस कोई थ्रेशोल्ड मीट होता है, ईडी इसमें नहीं कार्रवाई कर सकती। जज साहब ने कहा कि ठीक है, सेक्शन 17 जो है वो मटेरियल इन पोजेशन की बात करता है, हमें कोई डाउट नहीं है, हम मानते हैं बचाव पक्ष की बात कि लेटर स्टेज में भी अगर इन्वेस्टिगेशन रिवील करती है कि कोई पैसा ट्रांजैक्शन हुआ था तो ईडी आ सकती है। पर लेटर ऑन डेट में अगर यह पता लगता है कि ये पैसे का लेन देन है ही नहीं, तो फिर ईडी कार्रवाई को फिर आप कैसे उचित और अनुचित ठहराएंगे, ये सवाल भी खड़ा हो जाता है। और ज्यूरिडिक्शन पॉइंट की जो बात करें, जो रेज हुआ, उसमें यह कहा गया कि स्टार्ट ऑफ ईडी सर्च वाज विदाउट ज्यूरिडिक्शन, क्योंकि कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। सारी प्रोसीडिंग जो ईडी की है वो गलत है, क्योंकि जब प्रेडिकेट ऑफेंस बनता है तो उसमें यह तय होना चाहिए कि वो मनी लॉन्ड्रिंग है कि नहीं है। तो इसलिए ज्यूरिडिक्शन पॉइंट भी इसमें तय करता है, लिमिटेशन भी तय करता है कि लिमिटेशन अगर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है तो ईडी की कार्रवाई अनुचित है। और ज्यूरिडिक्शन पॉइंट ये रेस करता है कि अगर ईडी ने सर्च की है विदाउट ज्यूरिडिक्शन, फिर ये सारी प्रोसीडिंग्स ईडी की जो है वो निगेट होनी चाहिए, नलीफाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई विदाउट ज्यूरिडिक्शन काम किया जाता है तो अवैध है, असंवैधानिक है। अब कोई जवाब नहीं दिया गया, कोई रीजन नहीं दिया गया, कोई बताया नहीं गया कि
ईडी के सर्च ऑपरेशन को तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर जो हुआ, वो किस वजह से, उसके रीजंस ऑफ रेड क्या हैं, तो कोर्ट को ईडी के सर्च ऑपरेशंस पर सवाल ईडी से पूछना चाहिए। ईडी जवाबदेही है। मान लीजिए वो इन्वेस्टिगेशन ऐसी स्टेज में है कि ज्यादा उसमें नहीं बताया जा सकता, तो कम से कम ईसीआईआर की कॉपी तो कोर्ट में सर्विस की जा सकती है, मद्रास हाई कोर्ट में बंद लिफाफे में दी जा सकती है। आजकल बंद लिफाफों का सीजन चल गया है, कोर्टों में बंद लिफाफे दिए जाते हैं। और बचाव पक्ष के वकीलों का यह भी कहना था कि जो रिसेंट रिकवरी हुई है हाई कोर्ट जज के केस की, मैं यशवंत वर्मा के केस की बात कर रहा हूं, माना जा रहा था उस समय जिस तरीके के वीडियो निकल के आया कि 5 करोड़ से लेके 15 करोड़ रुपए तक उनके घर पकड़े गए, तो ये तो पर से ईडी का केस बनता है, शेड्यूल ऑफेंस। उसमें ईडी क्यों नहीं स्टेप इन की? यशवंत वर्मा के केस में 3 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व किया गया, कमेटी ने स्टेट गेस्ट हाउस में बैठ के रिपोर्ट बनाई, उसके बाद अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। आज तक उस रिपोर्ट का नहीं पता क्या हो रहा। जिनके घर पैसा मिला या पैसा जलाया गया, जिसका वीडियो है, साक्ष्य है, फोरेंसिक की जा सकती है, उसमें तो ईडी चुप है। पर तमिलनाडु स्टेट कॉर्पोरेशन वाले केस में और एसोसिएट जनरल वाले लिमिटेड नेशनल हेराल्ड वाले केस में वो सब कुछ करना चाहती है। जज का यह भी ऑब्जर्वेशन है कि हो सकता है कि ये केस जो है टैक्स इवेजन के लॉ के अंडर फॉल करे। तो टैक्स इवेजन के अगर लॉ के अंडर फॉल करा तो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, तो ईडी की कोई कार्रवाई बनती ही नहीं है। और 2023 के जो एक्ट को तमिलनाडु ने रिपील किया है, उसमें सीबीआई कोई एक्शन तमिलनाडु पे, स्टेट गवर्नमेंट के यूनिट्स हो या कोई भी प्राइवेट पार्टी हो, उस पर सरकार की सहमति के बगैर सीबीआई भी कोई एक्शन नहीं कर सकती। इसका मतलब यह है कि ईडी को जबरदस्ती लाके इस तरीके का कार्रवाई की गई है। और उसमें बचाव पक्ष ने जस्टिस खानविलकर की एक जजमेंट को यह कहा गया कि एक स्मॉल विंडो जो है जस्टिस खानविलकर की कोर्ट में फैसले में है, और वो है कि आप इस प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पैसा मिला, वो पैसा जल गया, खाक हो गया, उसके साक्ष्य नहीं है पर वीडियो है, उस पर कार्रवाई हो रही है, तो जस्टिस यशवंत वर्मा ने जो अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन में दे रखी है, क्या उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच नहीं करना चाहिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को? जस्टिस खानविलकर का जजमेंट तो यही कहती है। जिस तरीके से आप एसोसिएट जनरल लिमिटेड के नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टीज के 661 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात कर रहे हैं, वैसे जस्टिस यशवंत वर्मा की प्रॉपर्टी को भी अटैच करा जाना चाहिए। अटैचमेंट एक विंडो है जो जस्टिस खानविलकर के फैसले से ईडी को विदाउट एफआईआर टेम्परेरी अटैचमेंट का प्रावधान देती है कि आप इस प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए, कार्रवाई कर लीजिए, रिपोर्ट बना लीजिए, और जब आपकी रिपोर्ट में आ जाएगा कि इस प्रॉपर्टी को गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में या ड्रग्स के पैसे से खरीदा गया है, तब उस प्रॉपर्टी को आप रिकवरी कर सकते हैं बेच के। अटैचमेंट का तो आपके पास प्रावधान है विदाउट दी एफआईआर, पर आप जिस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता शेड्यूल ऑफेंस का जो मैंडेटरी है, आप ईडी की सर्च नहीं कर सकते। बहुत क्लियर डायरेक्टिव है इसमें। और सेक्शन 54 ऑफ द प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किक इन हो जाता है इसमें, कि अगर शेड्यूल प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं है तो आप इसमें कार्रवाई नहीं कर सकते। सेक्शन 54 कॉन्टेम्पलेट करता है कि कोई भी डिपार्टमेंट के ऑफिस ईडी को असिस्ट करेंगे इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन में, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग की अगर तथ्य पाए जाते हैं, और वो प्रोविजन आईटी एक्ट में भी है, बिकॉज ये सब इंटरलिंक्ड है। पर हर डिपार्टमेंट जो है आपस में इन्वेस्टिगेशन जो है वो खुद करता है, एक दूसरे से हेल्प नहीं लेता है। वो भी ली जानी चाहिए कि वन डिपार्टमेंट कांट इन्वेस्टिगेट बाय इटसेल्फ। इसका मतलब है कि अगर इनकम टैक्स एक्ट ट्रिगर होता है तो ईडी को चाहिए कि आईटी एक्ट के तहत आईटी डिपार्टमेंट से कार्रवाई कराए। और कोई इसमें अगर मान लीजिए दफ्तर निकलता है तो उस दफ्तर का इंफॉर्मेशन किया जाना चाहिए। पर आप कहिए कि ईडी किसी भी ऑफिशियल को डिपार्टमेंट में असिस्ट करने के लिए अपने तौर पे कार्रवाई कर देगी, तो ऐसा नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ इन्वोकिंग सेक्शन 54 जो कहा वकीलों ने, सेक्शन 17 इन्वोक किया गया, जिसमें पाया गया कि भाई चलिए किसी अफसर के खिलाफ कंप्लेंट है, पर कोई पैसे का लेन देन हुआ, कोई पैसे की क्या नाम है गवाही हुई, या कोई पैसा पकड़ा गया, तो उसके बारे में बताइए। आप किस प्रेडिकेट ऑफेंस में वो कर रहे हैं ये बताइए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इसमें निकल के आती हैं, जिसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो। यहां तो ऐसा लग रहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के प्रवर्तन निदेशालय के जो डायरेक्टर हैं वो जज भी हैं और एग्जीक्यूशनर भी। वो खुद ही तय करते हैं वो कौन सा केस पकड़ेंगे। वो केस पॉलिटिकल निकलते हैं।
वो केस ऑपोजिशन पार्टीज के निकलते हैं, वो ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के निकलते हैं। ये एक महज इत्तेफाक नहीं है, इसमें सरकार की भूमिका पे भी संदिग्ध चीजें आ जाती हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो सेक्शन 55 किक इन होता है। उसमें यह भी लिखा है परिवर्तन निदेशालय के रूल बुक में, और ईडी एक्शन जो होता है वो ऐसे केसेस में अलाउ होता है जिसमें आप कार्रवाई कर सकते हैं, जिसमें आपके पास प्रूफ है कि पैसे का लेन देन हुआ है, उस पैसे से कोई प्रॉपर्टी खरीदी गई है जो अंडर वैल्यू की गई है, वो पैसा जो है वो सरकारी है या गैर सरकारी है या हवाला के थ्रू आया है, और उसमें एक एफआईआर दर्ज है जिसपे जांच एजेंसियों ने पहले जांच कर रखी है, तभी ईडी कार्रवाई कर सकती है। ऐसे ईडी किसी के दफ्तर के सामने खड़े होकर ये नहीं कह सकती हम आए आपसे रेड डालने आए और हम ही फैसला करेंगे कि आपके पास अवैध धन है कि नहीं, हम ईसीआईआर फाइल करेंगे, आप चलिए हम आपको अरेस्ट करने जा रहे हैं। तो क्या रजिस्ट्रार जनरल से जज साहब ईडी से रिकॉर्ड नहीं मांग सकते? जज कैन कम आस्किंग फॉर रिकॉर्ड्स फ्रॉम रजिस्ट्रार जनरल की दिखाइए, बताइए कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी वो एफआईआर है, कौन सा प्रेडिकेट ऑफेंस है जो उसमें प्रूव होता है। आप पहले दिन किसी के घर जाके इस तरीके की रेड डाल के आप उनको एक्यूज नहीं बना सकते, आप उनको सम्मन नहीं कर सकते। आप टीएएस एमएससी यानी कि तमिलनाडु मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाके अपने एजेंडे को नहीं तय कर सकते। बड़ा सवाल यह है, इसका मतलब यह है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं स्टेट्स को। जो सरकारें डबल इंजन ट्रिपल इंजन की हैं उसको तो आप बहुत सारा पैसा दे रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट आप बाजार भी लगा रहे हैं, वहां पे फैक्ट्रियां भी लगा रहे हैं। गुजरात में देख लीजिए, महाराष्ट्र को छोड़ के गुजरात में फैक्ट्रियां लगती हैं। वेस्ट बंगाल में मनरेगा का पैसा भी नहीं दिया जाता मजदूरों का। वेस्ट बंगाल की सरकार कहती है मनरेगा मजदूरों का पैसा खा गए, हमारे मिला ही नहीं हमें पिछले 3 साल से 4 साल से। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बलदेव सिंह केस में यह भी है कि एनडीपीएस सर्च ऑपरेशन में रेमेडी जो है वो डिजीज नहीं हो सकती। मतलब कि अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो वो खुद एक दोष मुक्त होनी चाहिए। जो आदमी कार्रवाई कर रहा है अगर वो ही दोषी पाया जाता है तो वो कार्रवाई तो अवैध हो जाएगी, असंवैधानिक हो जाएगी। और कोर्ट को ऐसी तरीके की लॉलेसनेस जो सर्च ऑपरेशन में है उसको कंडोन करना चाहिए। ईडी के पास कोई से इंफॉर्मेशन अगर ना हो डे वन को, तो वो किसी भी अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को बताए कहां से उसको इंफॉर्मेशन मिली, कौन सी एफआईआर पे वो पैक कर रही है, कौन से तथ्यों को वो पिक और चूज कर रही है। तो ये सब चीजें अगर आप देखें तो अरविंद केजरीवाल केस में साफ साफ कह दिया गया था कि ईसीआईआर की कॉपी देनी जरूरी है। अगर आप ईसीआईआर की कॉपी नहीं देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका इंटेंशन मैलाफाइड है। आप एक पॉलिटिकल लड़ाई के तहत लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे हैं, ऑपोजिशन को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके यहाँ रेड डाल रहे हैं, उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनके वर्करों को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जज की ऑब्जर्वेशन जो थी मद्रास हाई कोर्ट की ये थी कि अभी प्रोब जो है वो इनिशियल स्टेजेस में है। अभी इंफॉर्मेशन जो है वो अगर ईडी पब्लिकली देगी तो वो हैम्पर करेगा प्रोब को। तो बचाव पक्ष ने कहा कि ठीक है, आप उनसे बंद लिफाफे में एफआईआर या किस मामले में वो तहकीकात कर रहे हैं उनसे पता कीजिए। और अगर कोई रीजन नहीं मिलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, सस्पेक्ट के पास कोई पैसा ऐसा आया जिससे उसने अवैध संपत्ति अवैध प्रॉपर्टी खरीदी है, तो ईडी को उसको राइटिंग में देना चाहिए, नहीं तो इस केस को खत्म करना चाहिए। ये सर्च जो है वो टोटली इलीगल है और ये सिर्फ ऑपोजिशन को बदनाम करने के लिए की जा रही है। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम प्रतिबद्ध हैं आप तक सूचनाएं समय अनुसार पहुंचाने के और सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने के। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।